हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मौर्य एम्पायर को डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि मौर्य एम्पायर किस टाइम में इंडिया में था और इसको किसने फाउंड किया था, देन ये कैसे कैसे ग्रो किया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एम्पायर से इंडिया में, बट सिर्फ आप मौर्य एम्पायर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो इतना डिटेल में, कुछ तो खास होगा इसमें। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग पहले, मैंने एनडीए के जीएस के और भी लेक्चर्स बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी जाके पहले देख लो। जैसे मैंने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को और इंडस वैली सिविलाइजेशन बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको पहले देख लेना, देन इस वीडियो को देखना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाइस कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे और ये। ठीक है, तो ये उनका कहना था। आगे देखो, तो ये सब थे गाइस उनकी कुछ धम की बातें जो उन्होंने अपने लिखवाए थे। उसके अलावा जो उनके एडिक्ट्स मिले, एडिक्ट्स मतलब जो उन्होंने चीज़ें पत्थरों पे या दीवारों पे लिखवाई थी, तो वो कहाँ कहाँ से मिली है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ। मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। तो देखो, जो मेजर रॉक एडिक्ट थे, मेजर मतलब जो मेन थे, तो वो कुछ थे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मानसरोवर, ठीक है। उसके अलावा आपका कंधार में था, उसके अलावा आपका कालसी में था, ठीक है, धौली में, जोगड़ा में, उसके अलावा आपका येरागोड़ी में, ठीक है, उसके अलावा सनातनी में, ठीक है, सोपारा एंड गिरनार। तो ये सब क्या थे, मेन थे एडिक्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया गया है ना गाइस, बहुत मतलब कहते हैं फेमस है। ठीक है, उसके बाद पिलर एडिक्ट क्या होते हैं, एक तरीके से पिलर्स पे लिखवाना। तो पिलर्स पे कहाँ कहाँ पे मिले आपको, तो जो आपको ना ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ना, तो कौशाम्बी हो गया, मीरुत हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, उसके अलावा आपका नंदग्रह हो गया, लुम्बिनी हो गया, रामपुरवा हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हमें एडिक्ट्स मिले हैं, किसके, अशोका के। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, किसके, मौर्य एम्पायर के। ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स सिर्फ अशोका नहीं बनवाए थे, तो हमें सिर्फ यहीं से पता लगा। उसके बाद देखो, हमें जो टोटल मेजर रॉक्स मिली हैं, मतलब जो मेन थी, वो कितनी मिली है, 13 मिली है। कितनी है, 13 है। ठीक है, कितनी है, 13। उसके बाद देखो, अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड कैरिड आउट द पॉलिसी ऑफ धम इम्पेरियलिज्म विक्ट्री विदाउट वॉलेंस। तो गाइस, अशोका ही एक ऐसा रूलर था पूरे वर्ल्ड में जिसने विदाउट वॉलेंस करके अपनी बात को दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, किसके थ्रू, धम्म के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कोई भी राजा होता क्या करता है, लड़की अपनी जो एम्पायर उसको बढ़ाता है, बट इसने ऐसा नहीं करा। इसने धम्म के थ्रू अपनी अच्छी बातों को या जो भी मोरल वैल्यूज थी उसको बताया। ठीक है, उसके अलावा देखो, अब देखो धम्म का प्रचार करने के लिए, मतलब धम्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने ना कुछ लोगों को अपॉइंट करा, जिसे क्या बोलते थे, धम्म महामात्र बोलते थे। क्या बोलते थे, धम्म महामात्र। ठीक है, तो धम्म महामात्र जो इन्होंने अपॉइंट करे थे, वो हमें कहाँ पता लगता है, जो 15 मेजर, मतलब जो फिफ्थ मेजर रॉक थी, उसमें पता लगता है कि जो अशोका थे ना, उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र को रखा था। कब रखा था, 3 साल के लिए, मतलब सॉरी 13 ईयर्स के लिए। ठीक है, कब, 256 बीसी में। उसके अलावा धम्म महामात्र के अलावा इसमें और भी लोग थे, जैसे कि युक्ता हो गए, रजुका हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपके प्रदिशिका हो गए। तो ये लोग भी क्या करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो अशोका का इस एक तरीके से बहुत ग्रेट रूलर था, किसका, इंडियन हिस्ट्री का। तो इन बहुत फेमस रूलर थे और बहुत पावरफुल रूलर था ये। मौर्य एम्पायर का भी बहुत पावरफुल रूलर था। आगे देखो, अब देखो, अब इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे मौर्यन सोसाइटी के बारे में। अब उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, मतलब मौर्य टाइम पीरियड के टाइम पे सोसाइटी हमारी कैसी थी। तो देखो, उस टाइम पे गाइस आपको पता ही है, जब हम लोग का टाइम पीरियड है, पूरे एशियन हिस्ट्री की मैं बात करूँ अगर, तो एक ही टाइम था, वर्ण सिस्टम था इंडिया में। वर्ण सिस्टम का मतलब ब्राह्मण ने क्या करा था, जो लोग थे ना, उनको ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा था, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। कितने में, 4 में। तो कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो गाइस इसमें काम भी बांटे गए थे कि ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षत्रिय क्या काम करेंगे, वैश्य क्या काम करेंगे, शूद्र क्या काम करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण क्या काम करते थे, यज्ञ करवाना, पढ़ाई करना। तो देखो गाइस, जो ब्राह्मण है ना, अगर मैं पूरे एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करूँ, तो ब्राह्मण ही कैसे मतलब लोग थे जो शुरू से ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा था, कभी भी नहीं, आज तक अभी भी नहीं पढ़ना छोड़ा ना, पहले पढ़ना छोड़ा था। तो वर्ण सिस्टम गाइस बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि इसको किसने बनाया था, ब्राह्मण ने बनाया था। और ब्राह्मण ने बनाया तो ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। उसके बाद किसको रखा, क्षत्रिय को। क्षत्रिय कौन होते थे, राजा वगैरह, जो क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे या रूल करते थे। उसके अलावा आपका वैश्य हो गया। वैश्य कौन होते थे, जो बिजनेस करते थे।
क्या करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे। उसके अलावा शूद्र हो गया, तो शूद्र का क्या काम होता था गाइस, ये लोग तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा करते थे। क्या करते थे, सेवा करते थे। उसके अलावा भी समाज में एक और लोग थे इन चारों के अलावा, अनटचेबल पीपल। कौन, अनटचेबल पीपल। तो गाइस अनटचेबल पीपल कौन होते थे, जिनको क्या नहीं करना होता था, टच नहीं करना होता था। तो ऐसे कौन लोग होते थे, लाइक जो लोग अंतिम संस्कार करते थे, कूड़ा उठाते थे, तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण में मतलब ब्राह्मणिक लोग बोलते थे इनको अनटचेबल है, इनको टच नहीं करना है, टच करेंगे तो ना अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सब वर्ण सिस्टम था पहले के टाइम पे। तो मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में भी था ये सब। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस 4 वर्ण, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 4 वर्ण तो थे, उसके अलावा भी अर्थशास्त्र में और भी वर्ण मतलब लोगों के बारे में बताया गया है जो मौर्य एम्पायर में रहते थे। जैसे कि वर्ण शंकरास, है ना। उसके अलावा आपका निषाद, निषाद कौन होते थे गाइस, जो जंगल में रहते थे। ठीक है, निषाद लोग कौन होते थे, जो जंगल में रहते थे। उसके अलावा मगध लोग, मगधी लोग। उसके अलावा सूत, बेग, चंडाल, चंडाल लोग कौन होते थे गाइस, जो अंतिम संस्कार करते थे। कौन करते थे, अंतिम संस्कार। तो ये सारे जो लोग हैं ना आपको जो बताए गए अर्थशास्त्र में, ये सब कौन थे, अनटचेबल लोग थे। कौन थे, अनटचेबल लोग थे। ठीक है, और इन सब के बारे में किसमें बताया गया है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, तो देखो कौटिल्य को और क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं। तो देखो आपको बोला जाता है कहीं कहीं पे कि जो कौटिल्य थे ना गाइस, वो भी क्या थे, एक तरीके से शूद्र थे। कौन थे, शूद्र थे। तो गाइस इसी टाइम पीरियड में पहला तो था वर्ण सिस्टम था वहाँ पे, दूसरा क्या था, सती प्रथा, सती सिस्टम। सती सिस्टम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, क्या था इसमें कि लाइक हस्बैंड मर जाता था तो उसके बाद जो उनकी वाइफ होती थी उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये सिस्टम था, बट इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें। कौटिल्य ने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, उसके अलावा एंटरटेनमेंट करने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो गाइस एंटरटेनमेंट करने के लिए उस टाइम के लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, एक्टिंग करते थे, मैजिक हो गया, ड्रामा हो गया, पेंटिंग हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें वो लोग क्या करते थे, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते थे। उसके अलावा वो लोग विहार यात्रा निकालते थे, समाज या प्रवन, ठीक है, ये सब चीज़ें भी करते थे। उसके अलावा प्रवना वाज द सोशल फंक्शन, एक तरीके से गाइस फंक्शन होता था जिसमें सारे लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे और एक तरीके से मतलब कोई भी सेलिब्रेशन मतलब फंक्शन सेलिब्रेट करते थे। आगे देखो, ये तो थी सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी कहती थी। आगे देखो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मौर्य एम्पायर है उसके बारे में पता कहाँ से लगता है, मतलब कि कहाँ से पता लगेगा कि मौर्य एम्पायर था, वो इतना पावरफुल बना, कैसे बना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना आपको। तो गाइस देखो, जो मौर्य एम्पायर था ना, उसके अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। तो गाइस जो लिटरेरी सोर्स थे इसके कौन कौन से थे, अर्थशास्त्र, है ना, जिसे किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। दूसरा क्या था, मुद्राक्षस, तो गाइस मुद्राक्षस किसने लिखी थी, विशाखदत्त ने लिखी थी। देन थर्ड बुक है आपकी इंडिका, तो इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने लिखी थी। तो गाइस मौर्य एम्पायर में सिर्फ 3 ही लिटरेरी सोर्स थे, कौन कौन से, अर्थशास्त्र, मुद्राक्षस एंड इंडिका। ठीक है, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में तो आपको पता ही है, अशोका के एडिक्ट्स वगैरह हो गए, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, है ना, जिससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। अशोका के जो देखो, अशोका टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें बनाई गई या लिखी गई वो आज भी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में, है ना। बट लिटरेरी जो इसके लिटरेरी सोर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र खासकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है इस टाइम पीरियड के बारे में। तो देखो 3 है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी देती हूँ। तो देखो अर्थशास्त्र जी वो सब किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था उसको, संस्कृत में। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कौटिल्य किस टाइम पीरियड में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में थे। ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड हो गया, बिंदुसार का टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम के सोसाइटी के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था। उसके अलावा उन्होंने अपनी बुक में क्या बताया था, लीगल, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, किंगडम्स वगैरह के बारे में अपनी बुक्स में बताया था। उसके अलावा ये जो बुक थी इसको कब कंपाइल किया गया था, आफ्टर द मौर्य रूल। तो जब मौर्य रूल खत्म हो गया था उसके बाद इस बुक को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। ठीक है, जिसमें कितनी बुक्स थी, मतलब 15 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। उसके अलावा इसमें कितने चैप्टर से, 180 क्या थे, चैप्टर से। ठीक है, और इस बुक में मेनली किस टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है, मौर्य एम्पायर के बारे में सिर्फ लिखा गया है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थे कौन, चाणक्य थे। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि अर्थशास्त्र इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 था गाइस, उसमें क्या बताया गया है
किंग्स एंड हिज काउंसिल, मतलब उस टाइम पे कौन किंग था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और उससे कौन कौन से काउंसिल थे उसके बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट है आपका सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल मतलब उस टाइम पे वहाँ का मतलब जुडिशल कैसा था, ठीक है। उसके अलावा उस टाइम पे कौन कौन सी वॉर लड़ी गई, ये सब चीज़ें बताई गई है। देन सेकंड बुक आपकी कौन सी थी, मुदा राक्षस। तो गाइस मुदा राक्षस किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था, विशाख दत्त ने। कब कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको जो बुक है इसमें आपको मौर्य एम्पायर के बारे में, देन मौर्य एम्पायर के बाद जो एम्पायर आया था कौन सा आया था, गुप्त एरा आया था। गुप्त एरा आया था ना, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी आगे। अभी हम लोग मौर्य एम्पायर खत्म करेंगे, उसके बाद गुप्त एरा के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया इस बुक में सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया गया है, मौर्य एम्पायर के बारे में या उसके बाद के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जो सी लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बताया गया है। नंद मतलब उसने धनानंद को कैसे हराया, सेल्यूकस को कैसे हराया, उसको मतलब हारने के बाद उसको क्या क्या चीज़ें मिली, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद थर्ड कौन सी है, इंडिका। तो गाइस इंडिका को किसने लिखा था, मैगस्थनीज ने लिखा था। तो गाइस मैगस्थनीज कौन था, तो मैगस्थनीज गाइस एक ग्रीक एम्बेसडर था जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसे किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक है। तो सेल्यूकस ने भेजा था और इस टाइम पीरियड के बारे में आया था। तो गाइस जो इंडिका है ना, इंडिका से हमें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। किसके बारे में, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है कि उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उसकी कैपिटल सिटी क्या थी। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा था अपनी बुक में। उसके अलावा उन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था पूरी तरीके से। बट ये जो बुक है ना गाइस, इसकी जो रियल बुक थी ना वो मिल ही नहीं पाई। तो इंडिका के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, ठीक है। जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, हिज वर्क नॉट अवेलेबल इन द फुल, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंडिका के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आगे देखो, अब ये तो थे क्या इसके सोर्सेज जहाँ से हमें एम्पायर के बारे में पता लगता है। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। तो गाइस देखो, जो मौर्य एम्पायर था ना उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो पहले क्या था, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस क्या होता है गाइस, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपकी अभी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था, मगध। कौन था, मगध। और मैंने आपको बताया था आपके 16 टोटल जो महाजनपद है कितने थे, 16 थे। और महाजनपद में से 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा था, मगध था। कौन था, मगध। और ये मगध ही था क्योंकि बाकी जगह तो जो एलेक्जेंडर था वो रूल कर चुका था, बट मगध में नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, एक तो नंदवंश की वजह से, मतलब कि धनानंद की वजह से, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, ठीक है। और उसके बाद ही वो मर गया था। कैसे मर गया था, उसको जहर दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था, ठीक है। तो जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य खुद रूल करता था। उसके अलावा जो इसके बाकी सेट मतलब सब डिवीजन थे, जैसे कि नॉर्थन पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे उसके बेटे वगैरह रूल करते थे। जैसे कि नॉर्थन पार्ट को क्या बोलते थे, तक्षशिला बोलते थे। क्या बोलते थे, तक्षशिला। जैसे कि उतारपथा, ठीक है। तो ये कहाँ पे था, नॉर्थन पार्ट में था। कहाँ पे था, नॉर्थन पार्ट में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तक्षशिला। देन इसके वेस्टर्न पार्ट उज्जैन में था। ईस्टर्न में इसके पास कलिंग, तोशली। देन आपका इसके साउथर्न में था स्वर्णगिरी। देखो गाइस, स्वर्णगिरी को ना सोने की पहाड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे, सोने की पहाड़ी। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से सोने की पहाड़ी, मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मतलब जो मगध था ना गाइस, मगध चारों तरफ से पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ था। क्यों, क्योंकि साउथर्न इंडिया की वजह से, ठीक है, इसलिए इसको सोने की पहाड़ी बोला जाता था। उसके अलावा इसका वेस्टर्न पार्ट भी है, ठीक है, जिसको उज्जैन बोलते थे, इसको अवंती पथा भी बोलते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि उज्जैन को क्या बोला जाता था, ईस्टर्न पार्ट को क्या बोला जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखो, अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया क्या बताया अभी यहाँ पे, एक सेंट्रल प्रोविंस था, उसके अलावा यहाँ पे 4 प्रोविंस और थे, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या थी, पाटलिपुत्र। तो मगर मतलब कि जो सेंट्रल था, मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, कौन, मगध, तो इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। उसके अलावा जो इसके 4 प्रोविंस थे, कौन कौन से थे, तोसली ईस्ट में था, उज्जैन कहाँ पे था, वेस्ट में, स्वर्णगिरी साउथ में, एंड तक्षशिला कहाँ पे था, नॉर्थ में था। उसके अलावा जो प्रोविंस थे ना गाइस, यहाँ पे कौन रूल करता था, तो प्रिंस रूल करते थे। रॉयल प्रिंस कौन होते थे गाइस, राजा का बेटा, मतलब किंग के जो सन होते थे ना वो लोग रूल करते थे। उसके अलावा हु कंट्रोल द प्रोविंस, तो ये लोग यहाँ पे कंट्रोल करते थे। उसके अलावा यहाँ पे कौन रूल करता था, तो देखो, तो जो इनके बेटे होते थे उनको पता तो नहीं होता था ना कैसे रूल करना है, तो इनको कौन बताता था ये सब चीज़ें,
तो कौन बताता था? तो महामात्य हो गए। जैसे कि उस टाइम में महामात्य होते थे, मतलब कि राजा के बाद अगर कोई मेन पोस्ट थी ना वहाँ पे, तो महामात्य की थी। किसकी थी? महामात्य की। जो क्या करता था? हेल्प करता था। किसकी? कुमार की। कुमार कौन? जो प्रिंस होते थे, जो आने वाले टाइम में राजा बनने वाले थे। कुमार किसको बोलते थे? राजा के बेटे को, जो आने वाले टाइम में क्या बनने वाला था? राजा बनने वाला था, है ना। पर इसको ट्रेन भी तो करने वाला कोई होना चाहिए था, तो कौन होता था ट्रेन करने के लिए? तो महामात्य होते थे। कौन होते थे? महामात्य। तो महामात्य का मतलब सेक्रेटरी टाइप, एक तरीके से कौन होता था? सेक्रेटरी। उसके अलावा महामात्य के नीचे कौन होते थे? मंत्री परिषद आते थे। कौन? मंत्री परिषद हो गए। उसके अलावा द मोरे, आगे देखो, द मोरे बिल्ट अ सोफिस्टिकेटेड करेंसी। इसके अलावा में यहाँ पे जो करेंसी थी वो किस टाइप की थी? तो सिल्वर एंड कॉपरी करेंसी थी। किसकी थी? सिल्वर एंड कॉपरी करेंसी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको गोल्ड के करेंसीज भी मिल जाएंगे, मतलब जो कॉइन से गोल्ड के भी थे, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं मिले हैं क्योंकि इसे कॉमर्स एंड ट्रेड में यूज़ करा जाता था, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में जो हमें यहाँ से करेंसी मिली है वो सिल्वर एंड कॉपर में मिली है, ठीक है, मतलब मिंटिंग मेथड में। मिंटिंग मेथड क्या होता है? एक तरीके से एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, जो 5 मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड था। एक सेंट्रल था, देन उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, मतलब 4 प्रोविंस थे। प्रोविंस का मतलब स्टेट, जैसे आज के टाइम पे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलते हो ना, उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, ठीक है। तो प्रोविंस में कौन रूल करता है? पहले आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर रूल करता है, उस टाइम पे कौन रूल करता था? राजा का बेटा रूल करता था, बस यही अंतर है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे मैंने, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अरे यार, ठीक है। तो देखो जो मिनिस्ट्री वगैरह होते थे, माते वगैरह होते थे, वो ज़्यादा पावरफुल होते थे, ठीक है, जबकि जो बाकी डिपार्टमेंट थे इतने पावरफुल नहीं होते थे। आगे देखो, अब इसी को मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि सेंट्रल में क्या काम होता था और प्रोविंस वगैरह में क्या काम होता था। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सेंट्रल में, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था गाइस? जहाँ पे जो राजा होता था ना मेन, यहीं पे रूल करता था सेंट्रल में। तो मौर्य डेंसिटी का जो सेंट्रल था वो क्या था? मगध था। क्या? मगध। और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे राजा मतलब रूल कर रहे थे, ठीक है। बाकी तो प्रोविंस थे, तो प्रोविंस में कौन रूल करता था? उसका बेटा, ठीक है। तो देखो ये क्यों जाता था, मतलब जो मौर्य एम्पायर था किसके लिए जाना जाता था? अपने सेंट्रलाइजेशन के लिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि इन्होंने क्या करा था, सब जगह एक ही बंदा तो काम नहीं कर सकता था, तो इन्होंने क्या करा ना कि अपने जो एम्पायर था उसको ना डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में। जैसे कि जैसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो पूरे देश के लिए काम करती है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स है जो अपने स्टेट के लिए काम करती है। ऐसे उस टाइम पे भी इन लोगों ने कर दिया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मेन है, ठीक है, बट उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मौर्य एम्पायर में सबसे पहले अपने सेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा इसके पास जो इनॉमरस पावर थी, उसके अलावा इसकी जो अथॉरिटीज थी ना बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। उसके अलावा इसके जो मंत्री थे, जैसे मंत्री परिषद हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गए, इसके अलावा बहुत मतलब ये लोग भी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे इसकी। उसके अलावा जो मंत्री परिषद था उसे क्या बोलते थे? अध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? अध्यक्ष बोला जाता था। जो किसके साथ काम करते थे? मेन मतलब किंग के साथ काम करते थे। कौन? मंत्री परिषद, ठीक है। उसके अलावा देन नेक्स्ट है आपका महामात्र। तो महामात्र भी एक तरीके से हाईएस्ट पोस्ट होती थी। क्या? महामात्र की, ठीक है। तो ये भी एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होती थी जो राजा के साथ काम करता था। उसके अलावा अमात्यस वगैरह होते थे। ये लोग क्या काम करते थे गाइस? एक तरीके से न्याय करना, इनका मेन काम था जुडिकल पोजीशन पे काम करना, ठीक है। उसके अलावा देन आपके अध्यक्ष है, ये लोग क्या करते थे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते थे। क्या करते थे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे काम करते थे। देन नेक्स्ट है आपकी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या मॉनिटराइज करती थी उस टाइम पे? डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, बर्थ हो गया, डेथ हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, फॉरेन एरियाज हो गए, प्रोडक्ट ट्रेड सेल, इन सब चीज़ों में क्या करते थे? काम करते थे, ठीक है। तो इन सब के लिए उन्होंने क्या कर रखे थे? कुछ लोगों को रखा हुआ था, तो उन लोगों के बारे में आपको बताऊंगी आगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो जो युक्तास होते थे ना, तो युक्तास क्या काम करते थे? युक्तास आर द सबॉर्डिनेट्स इन द चार्ज ऑफ एम्पायर इनकम। तो देखो युक्तास का क्या काम होता था मेन? कि देखना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको देखने का काम इनका होता था। आगे देखो देन नेक्स्ट है आपका रज्जुकास। तो रज्जुकास का मेन काम क्या होता था? जो भी लैंड बाउंड्री है, मतलब किसके पास कितनी बाउंड्रीज है या उस पर कितना टैक्स लेना है, ठीक है। तो ये सब काम कौन देखता था? रज्जुकास देखता था, सिर्फ लैंड से रिलेटेड, ठीक है। लैंड को मेजर करता था और जैसे एकड़ वगैरह को मेजर करता था और बताता था कि किसको कितना टैक्स देना है। उसके अलावा संस्था अध्यक्ष।
संचय अध्यक्ष कौन होता था गाइस? जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था लोगों तक। उसके अलावा समस्त अध्यक्ष क्या होता था गाइस? जो मार्केट को देखता था। उसके अलावा तो शुल्क अध्यक्ष कौन होता था? जो टैक्स वगैरह को देखता है। टोल टैक्स क्या होता है गाइस? जब किसी कंट्री से कोई सामान आ रहा होता है, ज़्यादा जा रहा होता है ना, उस टाइम पे जो टैक्स इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष क्या करता था? एग्रीकल्चर साइड को देखता था। एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में, है ना, तो ये सब चीज़ों को देखता था। देन नेक्स्ट है आपका नव अध्यक्ष। तो नव अध्यक्ष क्या काम करता था गाइस? शिप सुपरिटेंडेंट। शिप सुपरिटेंडेंट मतलब पानी के द्वारा जो सामान आ रहा है या जा रहा है उसको देखता था। उसके अलावा लौह अध्यक्ष, तो लौह अध्यक्ष क्या काम करता था? आयरन को देखता था, मतलब उस टाइम पे लोहे से क्या बनाया जा सकता है, वेपन्स वगैरह हो गए, है ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती थी। उसके अलावा पौध अध्यक्ष, तो पौध अध्यक्ष कौन होते थे? जो वेट एंड मेजर्स देखता था कि किसी भी चीज़ का क्या वेट है, उसका क्या मेजरमेंट होना चाहिए, उसका क्या पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका माइन सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो क्या काम करता था? नगर अध्यक्ष, ठीक है। नगर अध्यक्ष मतलब ये देखना कि मतलब माइनिंग का काम, ये खनन वगैरह काम देखता था। कौन? नगर अध्यक्ष। उसके बाद है आपका व्यारिका महामात्र। तो व्यारिका महामात्र क्या काम होता था गाइस? ये ना देखता था कि न्याय सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का काम इनके पास था। फिर उसके बाद है आपका पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन मतलब जनता के साथ राजा कैसा रिलेशन है, इस सब को कौन देखता था? वो तो पुलिस संस्था करके, ठीक है। तो ये सब आपको लर्न करना है गाइस, किसका क्या काम था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, ठीक है, जैसे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, फॉरेनर्स, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, और भी बहुत सारे काम थे, ठीक है। बड़े जो ऊपर आपको मैंने पढ़ाई, ये मेन काम थे। उसके बाद देखो, अब तो मैंने आपको क्या बता दिया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया। उसके बाद देखो, क्योंकि सारे काम मैक्सिमम कहाँ पे होते थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि राजा यहीं पे रूल करता था, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मेन होता है। जैसे आज के टाइम पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो मेन है, तो उस टाइम पे मेन थी। आगे देखो, उसके बाद आगे आपके प्रोविजनल, ठीक है। तो प्रोविजनल में भी गाइस एक किंग होता था, ठीक है। किंग कौन होता था? उसका बेटा। उसके बाद कौन होता था? एक मिनिस्ट्री होता था, मिनिस्टर होता था, है ना। मिनिस्टर कौन होता था? जो इसको बताता था काम कैसे करना है। उसके अलावा उसके मंत्री वगैरह होते थे, उसके अलावा पुरोहित वगैरह होते थे, सम्राट होते थे, ठीक है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो देखो, प्रोविजन में क्या काम होता था? तो देखो, आपको मैंने बताया था, जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, है ना। तो आपको बताया था मैंने, इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र कैपिटल थी, ठीक है। जबकि मैंने आपको बाकी बता दिया था, नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, वेस्ट में क्या था, ईस्ट में क्या था, है ना। और सेंट्रल में क्या था? आपका मगध था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इतना बस जान लो इसके बारे में। आगे देखो, अब मिलिट्री की बात करते हैं। मिलिट्री मतलब उस टाइम पे मतलब सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें थी। तो देखो, तो सुरक्षा में गाइस मेन होता था सेनापति। कौन? सेनापति, जिसके हाथ में सारी की सारी आर्मी आती थी, ठीक है। जैसे एक तरीके से कमांडर चीफ होता था। कौन? कमांडर चीफ, जो अपॉइंट करता था कि कौन कौन आर्मी में रूल का, मतलब कौन कौन लड़ेगा, ठीक है। और जो आर्मी में लोग काम करते थे उनको कैश में पे करा जाता था। किसमें पे करते थे? कैश में। इसमें 30 मैन होते थे। कितने? 30 मैन होते थे। जिसकी कितनी कमेटीज होती थी? 6 कमेटीज, मतलब कि 30 लोगों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे कि पहली थी इन्फेंट्री, दूसरी होगी कैवलरी, थर्ड होगी एलिफेंट्री, फोर्थ होगी आपकी चारियोट्स, फिफ्थ हो गई आपकी नेवी, देन सिक्स्थ हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट। तो क्या गाइस, ये डिसाइड किया गया था कौन कैसे काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मिलिट्री में भी काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी भी आपकी मिलिट्री डिवाइडेड है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ऐसे उस टाइम पे भी डिवाइड किया गया था। तो उस टाइम पे नेवी और एयरफोर्स तो था नहीं, तो उस टाइम पे क्या था? इन्फेंट्री, जो क्या वॉर के टाइम पे लड़ेगी। कैवलरी, जो बैक मतलब पीछे से बैक ऑफिस काम करेगी। उसके अलावा एलिफेंट्स के देख रेख के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। उसके अलावा नेवी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग अलग बनाई गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये डिटेक्टिव्स वगैरह ही बनाए गए थे, संस्थान वगैरह बनाए गए थे, संचारी बनाई गई थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मौर्य एम्पायर में गाइस मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये जो 4 वर्ण थे ना, इसमें बताया गया, और ये बताया गया है कि जो वर्ण सिस्टम था ना मिलिट्री में देखा ही नहीं गया। मतलब मौर्य एम्पायर में कोई भी लोग मिलिट्री में शामिल हो सकता था। ऐसा नहीं था कि उसको क्षत्रिय होना कंपलसरी है, वो किसी भी कास्ट का हो वो शामिल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बता दूं तो टोटल कितने लोग थे इसमें, तो आपको क्या बताया था मैंने? 60 लाख लोग थे। कितने? 60 लाख उस टाइम पे क्या थे उसके पास मिलिट्री में लोग थे। उसके अलावा उसकी नेवी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह होते थे। उसके अलावा
बंदगढ़ वॉज द नेम ऑफ जेल, वहाँ पे एक जेल भी करके नेम था जिसको बंदगढ़ बोलते थे। क्या बोलते थे? बंदगढ़। ठीक है। और इसके वहाँ पे एक चरखा भी होता था, तो जो ज़्यादा बड़ी गलती करता था तो उसको सीधा फांसी पे चढ़ा जाता था। उसके अलावा मैं जहाँ पे जस्टिस कैसे होता था, तो देखो जस्टिस के लिए भी यहाँ पे एक लीगल सिस्टम था, जैसे अमात्य वगैरह थे, ठीक है, जो क्या करते थे? जस्टिस करते थे। उसके अलावा यहाँ पे गरमवर्द करके था, ठीक है, जो क्या करता था? देखता था। गरमवध करके एक था सेनापति जो क्या करता? देखता था लोगों को। उसके अलावा आपका नगर व्यारिका, ठीक है, महामात्र होते थे जो क्या करते थे? विलेजेस के बीच में डिस्प्यूट्स होते थे उसको सॉल्व करते थे। उसके अलावा रज्जुकास वगैरह होते थे, ठीक है, जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे, ठीक है, एक तरीके से मजिस्ट्रेट होता था। उसके अलावा आपका धर्म साहित्य मतलब सिविल कोड था वहाँ पे। उसके अलावा आपका कर्नाटका शोधना, ठीक है, क्रिमिनल कोड था। तो ये दो क्या थे वहाँ पे? कोड थे। कौन से? धर्म साहित्य एंड शोधना, ठीक है। उस टाइम पे वहाँ पे दो कोड थे, तो इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, धर्म साहित्य एंड कंटका शोधना, ठीक है। तो कंटका शोधना एक क्रिमिनल कोड था, जबकि धर्म साहित्य क्या था? एक सिविल कोड था। आगे देखो, ये तो था जस्टिस सिस्टम का, वहाँ पे जस्टिस कैसे होता था। आगे देखो, अब उसके वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? लोकल मतलब आपके यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना, जैसे कि शहर में एमसीडी है, गांव में पंचायत है, तो उस टाइम पे भी होती थी, है ना, क्योंकि तभी तो इतना फेमस था ये एम्पायर, क्योंकि एक यही ऐसा एम्पायर था जिसने अपने काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और अपनी पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, सेंट्रल, प्रोविजनल एंड लोकल, ठीक है। तो हम लोग ये जो फॉलो करते हैं ना, हमने पीछे के टाइम से देखा था। तो देखो, असाइड फ्रॉम डायरेक्टली मैनेज एक और था, तो देखो 4 को तो डिवाइड किया गया था, 4 प्रोविंस तो थे ही हमारे। उसके अलावा भी ईच प्रोविंस में कौन काम करता था? राजा का बेटा काम करता था, है ना। तो देखो अशोका ने बताया भी है, जो अशोका के एडिक्ट्स वगैरह थे उसमें इन चारों के बारे में बताया भी गया है, जैसे कि नॉर्थन के बारे में, है ना, जहाँ पे क्या था? तक्षशिला था। उसके अलावा आपका वेस्टर्न में अवंतीपुरा, ठीक है, उज्जैन, है ना, उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन थी। ईस्टर्न में क्या था आपका? परिचय पथा, जिसकी कैपिटल क्या थी? तोसली। देन आपका साउथर्न में क्या था? दक्षिणपथा, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? स्वर्णगिरी। तो आगे देखो, अब ये जो किंगडम थे इनके हेडक्वार्टर्स भी होते होंगे कहाँ पे? सेंट्रल मेन क्या था? इसका हेडक्वार्टर था। तो सेंट्रल कौन था यहाँ पे? मगध था, जो इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ही नॉमिनेटेड सम ऑफ द वाइसराय ऑफिसर्स। इसके अलावा गाइस देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक वाइसराय वगैरह रखे गए थे, जिसको क्या बोलते थे? महामात्र बोलते थे। क्या बोलते थे? महामात्र, जो प्रोविंस लेवल पे काम करता था। उसके अलावा वो छोटे छोटे जो विलेजेस थे उन पे भी क्या करता था? काम करता था। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे? ग्रामीण विलेजेस वगैरह होते थे, तो वहाँ पे भी एक लीडर रखा जाता था जो विलेजेस को देखता था। उसके अलावा वहाँ पे भी एक मजिस्ट्रेट होता था, जिसे क्या बोलते थे? प्रदेशिका बोलते थे। उसके अलावा यहाँ पे संथिका था, स्थानिका क्या काम करता था? विलेज लेवल पे टैक्स इकट्ठा करता था। उसके अलावा आपका दुर्गपाल था। दुर्गपाल कौन था? जो फोर्ट गवर्नर से, फोर्ट गवर्नर्स मतलब किले की वो करना, सेफ करना उसको, ठीक है। देन आपका फ्रंटियर गवर्नमेंट था अंतपाला, ठीक है। तो इनका काम क्या था? कि राजा का जो महल होता था उसको वो करना मेन, ठीक है, सेव करके रखना। देन आपका अक्षतपाला, ठीक है, ये लोग क्या काम करते थे? अकाउंटेंट वगैरह, मतलब कि देखते थे कि कितना हिसाब किताब आया, पैसे का हिसाब किताब रखते थे। आगे देखो, अब इसके बाद है आपका रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आता था। तो देखो, पैसा आने की 2-3 चीज़ें होती है। एक तो एग्रीकल्चर से टैक्स के रूप में पैसा लेना, उसके अलावा लैंड का टैक्स आता है, शॉप का टैक्स आता था, कस्टम टैक्स वगैरह, बूट्स पे टैक्स, फेरियर्स वगैरह, माइनिंग्स, पेस्टर्स, इन सब से क्या आता था? मतलब मौर्य एम्पायर के पास पैसा आता था, ठीक है। तो और बाकी कोई भी चीज़ आउटपुट होता था, मतलब प्रोडक्शन होता था वहाँ पे, तो उसका 1/6 किसको पे करना पड़ता था? गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। अब नेक्स्ट है आपका एस्पिनेज। एस्पिनेज क्या होता है गाइस? गुप्तचर। गुप्तचर कौन? मतलब जो छुप के काम करते हैं। छुप के मतलब एक तरीके से खुफिया, जो लोग मतलब दूसरी जगह रह के वहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? पहुँचाते हैं। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप था इस टाइम पे। तो ये सिस्टम तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, मौर्य एम्पायर में नहीं, पहले से चलता आ रहा था। इसमें क्या होता था? एक स्पाइस होता था जो क्या करता था? इन्फॉर्मेशन देता था। क्या इन्फॉर्मेशन? कि जैसे कि कोई मंत्री है, हाई पोस्ट पे है, वो सिंपल अपना वेशभूषा बना के मार्केट में जाता था, ब्यूरोक्रेसी देखता था कि जो राजा ने अप्लाई करी है पॉलिसी, वो सही से अप्लाई हुई है कि नहीं हुई है मार्केट में, या तो मार्केट में जो टैक्स लिया जा रहा है, मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए स्पाइस रखा गया था, जो क्या करता था? इन्फॉर्मेशन देता था राजा को कि उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी सही से काम कर रही है, मार्केट में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो स्पाइस थे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, संस्थना, देन आपका संचारी। तो जो वही संस्थना होती थी वो क्या करती थी?
उसी एरिया में रह के काम करती थी, मतलब कि वहीं पे रह के मगध में रह के काम करती थी। जबकि सर संचारी था गाइस, संचारी घूम घूम के काम करते थे, मतलब प्रोविंस में जाते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते थे, या तो जहाँ पे मौर्य एम्पायर का रूल नहीं था वहाँ जाते थे और क्या करते थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके राजा को देते थे। उसके अलावा आपका एजेंट्स वगैरह भी होते थे जिसको गुड्डा पुरुष पुरुष बोलते थे, ठीक है, पुरुषाश बोलते थे, जो लोग एक तरीके से एजेंट और इन्वेस्टिगेटर की तरह क्या करते थे, वहाँ पे काम करते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंट्स थे जिसको विश्व कन्यास बोलते थे। क्या विश्व कन्यास? विश्व कन्यास क्या होती थी गाइस? पॉइजन गर्ल, जिसके अंदर क्या होता था, पॉइजन होता था। तो जैसे किसी राजा को, किसी और के राजा को या बेटे को मरवाना होता था तो वो लोग क्या करते थे, एक तरीके से गर्ल्स को रखा जाता था, क्योंकि गर्ल्स एक तरीके से अट्रैक्शन होती है ना, मतलब दिखाने के लिए। तो उस टाइम पे पॉइजन गर्ल को रखा जाता था ताकि वो लोग उनके एम्पायर में जाएंगी और उनको मार देंगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से डिटेक्टिव की तरह ही काम है भाई। आगे देखो, अब उसके बाद उस टाइम की इकोनॉमी की बात करते हैं कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, है ना। तो मैं बात करूँ अगर मौर्य एम्पायर की, तो मौर्य एम्पायर में जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी ना, बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस था साउथ से लेके एशिया से लेके बहुत आगे तक हम लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। हमारा व्यापार जो था बहुत आगे तक था इस टाइम पीरियड में, ग्रीस से था, ग्रीक मतलब बहुत जगह से व्यापार था हमारा। तो इस टाइम पे स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही एम्पायर रूल कर रहा था, कौन? मौर्य एम्पायर। तो किसी और का तो दबदबा था ही नहीं, तो ये लोग जो मन करता था वो लोग करते थे। उसके अलावा यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मतलब किंगडम थे, मैनी टीनी आर्मीज थी, पावरफुल रीजन थे, एंड इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स गेव वे टू डिसिप्लिन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारे तो थे, बट मेनली कौन था? यही लोग थे। मौर्य एम्पायर की ही चलती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे टैक्स वगैरह बहुत अच्छे से आता था, है ना। फार्मर्स टैक्स देते थे, खुश होकर देते थे, ऐसा उनको कोई दिक्कत नहीं थी, टैक्स मिलता था। उसके अलावा क्रॉप कलेक्टिंग ड्यूटीज़ वगैरह थी, और उस टाइम पे कह सकते हैं स्ट्रिक्ट बट फेयर टैक्सेशन था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फालतू टैक्स लिया जाएगा, सही से टैक्स लिया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, वहाँ का जुडिशरी मतलब जस्टिस करने का सिस्टम भी क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सिल्क का, मतलब ये लोग जो टैक्स ट्रेड करते थे किसकी चीज़ का करते थे, सिल्क का हो गया, स्पाइसिस का हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे क्या करते थे ये लोग, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से बाहर। उसके अलावा देखो, इन जो अशोका का जब टाइम पीरियड आया था, अशोका के टाइम पीरियड पे बहुत सारे रोड्स बनाए गए, रिवर्स बनाए, मतलब रिवर्स को क्रिएट किया गया, कैनल्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्टॉप्स वगैरह रेस्ट स्टॉप्स बनाए गए, ठीक है, पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स बनाए गए। किसके टाइम पीरियड में? अशोका के टाइम पीरियड में। तो मैं आपको बताता रही, मौर्य एम्पायर का इतना पावरफुल होने का दो ही रीज़न था, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका, ठीक है, क्योंकि बिंदुसार ने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था। उसके अलावा इन मैनी एक्सपेक्ट्स बोला जाए कि इस टाइम पे जो इकोनॉमी थी ना इंडिया की, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, एशिया से भी ज़्यादा पावरफुल थी बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे बाहर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे मैक्सिमम हर एक कॉन्टिनेंट के साथ बिजनेस कर रहे थे। उसके अलावा देखो, अब यहाँ पे रीजन की बात करूँ तो रीजन तो आपको पता ही है, ब्राह्मणिक मतलब ब्राह्मण तो देखो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो वो लोग तो थे। उसके अलावा उस टाइम पे जैनिज्म भी लोग थे जो जैन धर्म को अपनाते थे, बुद्धिज्म लोग भी थे। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे धर्म के लोग थे, ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्या थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना रखा था। तो उनकी मृत्यु भी कैसे हुई थी, वो एक तरीके से जैन मोंग थे, तो जहाँ पे वो गए थे, मतलब एक तरीके से प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहीं पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आचार्य भद्रबाहु थे और जैन मोंग थे, जो क्या करे थे, जैन मोंग थे, बहुत चंद्रगुप्त पपिल, तो वो अपने साथ क्या कर गए थे, इनको अपने साथ ले गए थे, ठीक है। उसके अलावा द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो जो जैनिज्म था ना गाइस, मैक्सिमम कहाँ पे स्प्रेड किया था, साउथ इंडिया में। कहाँ पे करा था, साउथ इंडिया में। एट्रीब्यूट टू चंद्रगुप्त एंड द सम्राप्ति, यहाँ पे भी कर गया था। उसके अलावा ड्यूरिंग देयर रीजन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल एंड स्तूप्स आर क्लेम्ड। उसके अलावा इस टाइम पीरियड पे बुद्धिज्म और जैनिज्म में काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए गए या स्तूप वगैरह बनाए गए। उसके अलावा जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, जैसे बुद्धिज्म का जहाँ पे मतलब बर्थ हुआ था, उस प्लेस को बहुत खास बनाने के लिए वहाँ पे एक जगह बनाई गई, है ना, जिसको आज के टाइम पे आप लोग बोध गया बोलते हो। तो वैसे तो जो बुद्धिज्म थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, बट ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था उनको, बोध गया में। तो बोध गया में भी उनके लिए मतलब जगह बनाई गई है। उसके अलावा जब कलिंग का वॉर हुआ, तो कलिंग के वॉर के बाद आपको पता ही है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जैसे स्तूप बनाए, स्तूप वगैरह बनवा दिए थे,
ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे वीडियो क्या होती है हमारी ख़त्म होती है। तो देखो मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी है, कुछ कुछ अगर रह गया होगा तो उसके लिए मैं एक पार्ट और बना दूंगी, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, ठीक है ना। तो यही मेन है। इसके अलावा एक वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको प्री मौर्य एंड पोस्ट मौर्य के बारे में बताऊँगी कि मौर्य एम्पायर से पहले कौन कौन से एम्पायर से इंडिया में, या मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से एम्पायर से इंडिया में आए, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे। और जितना भी मौर्य एम्पायर में इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा इसके अलावा भी कुछ है तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको पता होना चाहिए कि गाइस इस चैनल पे मैथ वगैरह और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश को भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक भी है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें।